हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी और पहला चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो कुछ हमने पढ़ ली थी और कुछ रह गई जो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो अब पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर। हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में एक्सपेंस पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जैसे सेल्स और रेवेन्यू का डिफरेंस पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर। देखिए होता क्या है कि अभी तक जो एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस क्या हुआ? कोई मेरा बिजनेस है, उसको चलाने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो खर्चा हुआ। ठीक है, जैसे कि मैं एक बिज़नेस करता हूँ एसी बनाने का, तो एसी बनाने के लिए जो भी खर्चा हुआ, मेरे को बिल्डिंग चाहिए थी, रेंट दिया, लेबर को मैंने वेजेस दी, स्टाफ को सैलरी दी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, लाइट का बिल दिया, वाटर का बिल दिया। तो इस तरीके से जो भी खर्चा आया वो मेरा क्या था? एक्सपेंस था। अब एक्सपेंडिचर क्या है? अब कोई मैंने एसेट परचेज़ की है, कोई मशीनरी ली, कोई फर्नीचर लिया, कोई बिल्डिंग ली, तो उसके लिए खर्चा हुआ। अब उसके लिए क्या खर्चा होगा? कोई मशीनरी ली थी तो मैं वहाँ से यहाँ लेके आया, उसे इंस्टॉल करवाया, तो उसका खर्चा लगा ना। जब एसी लेके आते हैं, एसी इंस्टॉल करते हैं, तो एसी इंस्टॉल करने वाला आता है तो उससे आपसे पैसे लेता है ना इसके, कि इंस्टॉल करने के इतने पैसे लूँगा, आप देते हैं उसे। तो वो मशीनरी के लिए जो खर्चा हुआ वो मेरा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने के लिए जो मेरा खर्चा हुआ, उसके रजिस्ट्री के लिए खर्चा हुआ, या बिल्डिंग से अदर अलग खर्चे हो गए, तो ये मेरे क्या हैं? एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो ये फिक्स एसेट्स के लिए होते हैं, तो ये मेरे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो क्या कहता है कि परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसी तरह से मशीनरी, फर्नीचर और कुछ भी खरीदा है तो वो हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, इन्हें भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है कि शॉर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू और कैपिटल क्या है? देखिए, जो एक्सपेंडिचर मेरे शॉर्ट टर्म है, जैसे करंट और नॉन करंट हमने पढ़ा था पीछे, वैसे ये रेवेन्यू और कैपिटल भी वही है। रेवेन्यू का मतलब करंट और कैपिटल का मतलब नॉन करंट। तो जो एक साल के अंदर खर्चे ख़त्म हो जाते हैं, एक्सपेंस जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि कोई मैंने मशीनरी खरीदी और एक साल के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो गई, तो मेरा रेवेन्यू नेचर हो गया। और लेकिन जो है जो एक साल से ज़्यादा चलेगी वो मेरा कैपिटल नेचर का हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने एक चेयर खरीदी और मुझे पता है इसकी लाइफ जो है 6 महीने है, 6 महीने के अंदर ये टूट जाएगी, तो ये मेरा रेवेन्यू हो गया। अगर वो मुझे पता है कि वो मेरी 1 साल 2 साल तक चलेगी तो मेरा कैपिटल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब आप आगे जाएंगे तो आगे एक्सपेंडिचर्स के बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन से एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल में लेंगे, कौन से को रेवेन्यू में लेंगे। तो बहुत थिन लाइन होती है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आगे डिटेल में हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं इसके, तो वो में और ज़्यादा डिटेल्ड होती है। तो एक थिन लाइन होती है, तो कई बार ऐसी चीज़ होता है कि बहुत थिन लाइन होती है, आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसे हम रेवेन्यू में लें या कैपिटल में लें। तो वो चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग के बेस पे डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो ये जो बेसिक है यहीं से शुरू हो रहा है आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या कहता है कि इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन ईयर इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो खर्चा जो है, जिसका बेनिफिट जो है 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाए, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑन द अदर हैंड, द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर इट इज़ ट्रीटेड एज एसेट एंड दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो 1 साल से ज़्यादा यूज़ होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि मशीनरी है, मशीनरी 1 साल तो यूज़ नहीं होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी और भी चीज़ें, जैसे टूल्स हैं, टूल्स जो हैं 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। टूल्स क्या हो गए? कंज्यूमर्स टाइप में हो गए, जैसे पेचकस है, प्लास है। आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो 1 साल, कोई लाइफ होती नहीं उसकी, लेकिन मेरी एसेट होती है। वो टूल किट जो होता है मेरी एसेट होती है, लेकिन वो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगी अगर, तो उसे हम रेवेन्यू में लेंगे। लेकिन उसी जगह पे कोई बड़ी मशीनरी है और वो लंबे टाइम तक यूज़ हो रही है तो मेरी कैपिटल में होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है?
प्रॉफिट क्या है कि देखिए जो भी चीज़ मैंने बेची उसमें मेरी कुछ कॉस्ट आई होगी बनाने की, और उस पर कोई वैल्यू पे मैंने सेल किया, तो उन दोनों का जो गैप है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे जनरल लैंग्वेज में भी। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर ए रिलेटेड एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज़ प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर। ठीक है, तो बस वही चीज़ जो हमें पता है उसे यहाँ पे टेक्निकल टर्म में लिखा है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड रिलेटेड टू एक्सपेंस, यानी कि कहता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, जो पैसा आया वो ज़्यादा है किससे, जो खर्चा हुआ उससे। ठीक है, सीधे सीधे लिख के थोड़ा घुमा के लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, थोड़ा डिटेल्ड में, एजुकेटेड लैंग्वेज में। तो जो रेवेन्यू का एक्सपेंस, रेवेन्यू का खर्च आया है मेरे पास, जो पैसा आया वो किससे ज़्यादा है, मेरे खर्चे से, तो वो मेरा प्रॉफिट है। और वो कब का, उस अकाउंटिंग ईयर का, उस साल का। ठीक है, समझ गए बात को। ये 3 टर्म्स को आपको समझना है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू पीरियड, ठीक है, रिलेटेड टू एक्सपेंस ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ये टर्म्स को समझना है। तो जो भी खर्चा जो है एक साल के में मेरे जो खर्चे हुए हैं उसके पर जितना ज़्यादा जो रेवेन्यू आया, जितना ज़्यादा पैसा आया, वो मेरा प्रॉफिट है। और जो प्रॉफिट बढ़ता है तो किसका फ़ायदा होता है, जो बिज़नेस चला रहा है, जो मालिक है। ठीक है, अब जितना भी रिलायंस इंडस्ट्री में जितना भी फ़ायदा होता है किसका होता है, मुकेश अंबानी का होता है। बिजनेस तो उसी का है ना, भले ही पब्लिक कंपनी है लेकिन मालिक तो वही है, इन्वेस्टमेंट उसी की है, तो उसका पैसा है ये, या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, तो ऑनर्स का वो प्रॉफिट होता है। गेन, अब गेन क्या है, ए प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम द इवेंट्स और ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ एसेट, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। अब ये क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये मेरी नॉर्मल सेल क्या है, नॉर्मल बिजनेस का ये प्रॉफिट। जैसे हमने सेल पढ़ा था ना, सेल और रेवेन्यू पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी गैप है। अगर मैं जो मेरा रेगुलर बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे थे हम, ठीक है ना, तो स्टेशनरी से जो मेरे को प्रॉफिट हुआ, यानी कि जितनी कॉस्ट में मैंने खरीदा था और कितने ज़्यादा बेचा, तो जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है, यही है ना, तो वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन जो गेन क्या है, गेन जो है वो एक्सीडेंटल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन जो मेरा बिजनेस है स्टेशनरी का, इसमें मैं जो एसेट्स है, अपनी बुक्स हैं, स्टेशनरी में रेगुलर बेचता रहूँगा तो मेरे को रेगुलर इनकम आती रहेगी। लेकिन जहाँ पर रेगुलर कोई ट्रांजैक्शन होती नहीं, इंसिडेंटल रहती है, मतलब कभी हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो वो मेरा गेन होता है। जैसे मैंने कोई एसेट थी, फिक्स एसेट, वो बेच दी। एसेट की जो वैल्यू खरीदी थी मैंने, मान लीजिए 1000 रुपये में, अब उसका डेप्रिसिएशन हो के वो 100 रुपये की बच गई, लेकिन मैंने उसे बेच दिया 150 रुपये में, तो 50 रुपये ज़्यादा बेचा ना, तो वो जो मेरा है वो गेन है। अब कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो मैं अचानक जीत गया, ठीक है, तो वो मेरा गेन है। या फिर मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, होता ना, बिल्डिंग जो होती है आप खरीदते हैं तो हमेशा रेट बढ़ता रहता है, घटता नहीं है, तो वो आपका क्या हो गया, अप्रिसिएशन हुआ, तो वो आपका गेन है। फिर आता है लॉस। लॉस भी ऐसी तरीके से है। ये जो लॉस और प्रॉफिट ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये और ये, ठीक है। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, इट्स टर्म एज लॉस। इट डिक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी। इट also refers to money or money's worth lost or cost incurred without receiving any benefit in return, that is sale, that is cash or goods lost by theft or fire accident. It also includes loss on sale of fixed assets. ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी आपके एक्सपेंस से जो मेरा रेवेन्यू है वो कम है। पहले क्या था प्रॉफिट, जब मेरे खर्चे से ज़्यादा पैसा आ रहा है, यहाँ क्या है, मेरे खर्चे से कम पैसा जो आ रहा है, तो जितना कम आया वो मेरा लॉस है। यही हुआ ना, मतलब जो मेरा कॉस्ट पड़ गई थी उससे मेरे को पैसा ज़्यादा नहीं आया, मैंने जितना कमाया वो कम कमाया, तो मेरा जितना डिफरेंस हो गया वो लॉस है। तो इससे क्या होगा, अब ये किसका नुकसान है, ये जो ऑनर है कंपनी का, उसको नुकसान है, क्योंकि उसकी जो एसेट है वो कम हो गई, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। चाहे तो जो गुड्स था वो गुम हो गया, या फिर चोरी हो गया, या फिर आग लग गई, इस तरीके से।
और इसमें जो है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी इंक्लूड हैं, उसे भी लॉस ही कहते हैं। अब आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? अभी आपने देखा होगा मॉल्स में बहुत सेल लगती है, ईयर एंड सेल, ये सेल वो सेल, कहते हैं कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट होता है ये डिस्काउंट ही है, ठीक है ना। जितनी भी हमें छूट मिल रही है, जितनी डिडक्शन मिल रही है प्राइस पे, 1000 रुपये की पैंट थी, आप उस पर कह देते हैं भैया कि 20% डिस्काउंट है, तो 20% जो भी डिडक्शन मिली हमें वो क्या है? डिस्काउंट है। ठीक, तो डिस्काउंट को भी हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, दो होते हैं तरीके के होते हैं। आइए देखते हैं कि डिस्काउंट्स इज़ द डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, इट ऑफर्स बाय द टू वेज। ठीक है, तो दो तरीक़ों से ये डिडक्शन मिलती है। एक क्या होता है कि भाई जब आप कोई सेल करते हैं उसी वक्त आपको डिस्काउंट देते हैं। जैसे आपको कोई सेल लगी हुई है ट्राउज़र्स की, आप गए, आप उसमें कहा कि भैया 1000 रुपये की है, 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो 200 रुपये का डिस्काउंट किया, वो आपने 800 रुपये किए, तो इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल गया, पैसा मिल गया उसका, तो वो हो गया डिस्काउंट। इसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, यानी कि बिजनेस में हमने डिस्काउंट दिया। ठीक है, ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स इन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट, सच डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही आप जो एग्रीड परसेंटेज था, वो जो लिस्ट प्राइस पे जो MRP है उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया आपको इमीडिएट मिल गया, और उसे हमने कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर एंड बाय होलसेलर टू रिटेलर। ठीक है, तो होता क्या, ये डिस्काउंट जो अलाउ करता है वो करता है मैन्युफैक्चरर, जिसने बनाया प्रोडक्ट, वो किसको देता है? होलसेलर को देता है, और होलसेलर किसको देता है? रिटेलर, यानी कि हम कस्टमर्स को। अब जो दूसरा तरीके का डिस्काउंट होता है वो क्या होता है? उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। उसमें क्या होता है कि जैसे जो मटेरियल है वो किसी को हमने बेचा, ठीक है, तो उसकी पेमेंट करनी थी उसे। अब उसे हम एक टर्म एंड कंडीशन डिसाइड होता है कि भाई वो 1 महीने या 2 महीने में मुझे उसका पैसा देगा। आजकल जो बिज़नेस होते हैं वो कैश पे नहीं होते, वो क्रेडिट पे होते हैं ज़्यादा। तो क्रेडिट में क्या होता है कि 1 महीने या 2 महीने का क्रेडिट पीरियड मिलता है कि भाई 1 या 2 महीने के अंदर वो मुझे पैसा दे देगा। अब हम करते क्या हैं उसमें कि हम उसे एक लालच देते हैं। लालच क्या देते हैं? कहते हैं कि भाई देखो तेरी ऐसा है कि जो टर्म एंड कंडीशन है कि 2 महीने में तू मुझे पैसा देगा, तो मैं कहता हूँ कि तू मुझे पैसे पहले दे दे। तो ये जो 1000 रुपये देने थे ना तुझे, तू मुझे 900 रुपये दियो या 800 रुपये दियो, तो मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूँगा। ठीक, तब उसको लगता है क्या है, जो देने वाला है डेटर्स को, कि भैया मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है ना, वो पहले पेमेंट कर देता है। तो इसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेटर मे बी given certain reduction in amount due to in case if they pay amount within stipulated period or earlier। ठीक है, तो this deduction is given at the time of payment of amount payable, hence it is called cash discount। Cash discounts acts as an incentive that encourages prompt payment by the debtors। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डेटर्स जो है वो ड्यू डेट से पहले या फिर ड्यू डेट पे हमें जो पेमेंट कर देता है, तो जब वो पेमेंट करता है उस वक्त हम उसे डिस्काउंट देते हैं। पहले नहीं थे, जिस दिन वो मुझे पेमेंट लेके आ रहा है तो उस दिन देखते हैं कि वो जो टर्म एंड कंडीशन थी डिस्काउंट की मेरी उसमें फॉल करता है, तो उस हिसाब से हम उसे डिस्काउंट देते हैं। तो ये जो डिस्काउंट है ये हमारा कैश डिस्काउंट कहलाता है। और ये कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? उसे इनकरेज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, एक इंसेंटिव की तरह देते हैं कि वो मुझे जल्दी जल्दी पेमेंट कर दे, ज़्यादा लटकाए नहीं। अब आता है वाउचर। वाउचर के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो वाउचर वही है, कोई नया नहीं है इसमें। वाउचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो वाउचर क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचर्स क्या होते हैं? जैसे आप गए कुछ एक मोबाइल लेने के लिए, जब मोबाइल लेने गए तो आपको उसने क्या दिया? एक बिल बना के दिया, एक मेमो दिया। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक वाउचर है, एविडेंस है। अगर वो वाउचर आप नहीं लेंगे, एविडेंस नहीं लेंगे, तो आपको बीच में पकड़ के पूछ लेंगे कि मटेरियल कहाँ से ला रहे हो, तो वो एक चोरी का माल माना जाएगा, क्योंकि आपके पास उसका बिल नहीं है, यानी कोई एविडेंस नहीं है उसका। तो जो वाउचर होता है, जो एविडेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, वही वाउचर कहलाता है। ठीक है, तो उसी के बेस पे कोई वाउचर तो चाहिए ना हमें। बिजनेस में जब एंट्री करेंगे, भाई मैंने इतने का ये पैसा इसको दे रहे हैं, कोई क्या प्रूफ है कि आपने दे रहे हो वो सही है गलत है, तो वो एक एविडेंस चाहिए होता है। एविडेंस क्या है? यही कैश मेमो या फिर बिल या फिर वाउचर, इनवॉइस, ये जो हैं एविडेंस होते हैं हमारे। द डॉक्यूमेंट एविडेंस इज
सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है जो एविडेंस डॉक्यूमेंट वो हमारा वाउचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो, इफ़ वी बाय ऑन क्रेडिट वी गेट इनवॉइस, व्हेन वी मेक पेमेंट वी गेट रिसिप्ट एंड सो ऑन। यानी कि जब हम कैश मटेरियल खरीदते हैं तो क्या देता है, वो हमें कैश मेमो देता है, और क्रेडिट पे खरीदते हैं तो इनवॉइस देता है, या फिर हम पेमेंट करते हैं तो हमें रिसिप्ट मिलती है। और इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट मिले वो हमारा वाउचर कहलाता है। ठीक है, गुड्स क्या हैं? गुड्स क्या होते हैं? जो भी हम, जैसे अभी हम स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे थे, हमने स्टॉक को ही गुड्स कहते हैं, तो हमने स्टेशनरी जो खरीदी वो हमारे गुड्स हैं। ठीक है, जो हमारे रेगुलर बिजनेस का पार्ट हैं। तो कहता है इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस यूनिट इज़ डीलिंग। ठीक है, तो जो बिजनेस जो है यूनिट जो है वो जिस चीज़ में डील कर रही है, जिस प्रोडक्ट में, वो गुड्स कहलाता है। इन टर्म ऑफ विच इट इज़ बाइंग और सेलिंग और प्रोड्यूसिंग और सेलिंग। तो इसका मतलब ये है, इन टर्म हम कह सकते हैं कि जो हमने खरीदा और उसे आगे बेचा, ये मेरा बिजनेस है ट्रेडिंग। या फिर हमने जो उसका बनाया, प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन किया और उसे बेचा, ये हमारा गुड्स हो गए। द आइटम डेट आर परचेज्ड फॉर यूज़ ऑफ बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए फर्नीचर डीलर परचेज द चेयर एंड टेबल एंड इन टर्म ऑफ गुड्स वाइल द अदर इज़ फर्नीचर। देखो होता क्या है कि जैसे मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा था, ठीक है, तो मैं स्टेशनरी खरीद रहा हूँ और बेच रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, गुड्स हैं, क्योंकि मेरा स्टॉक है, मेरा बिजनेस है। लेकिन इसी तरीके से जो खरीद के लिए आ रहा है कोई और, वो तो खरीद बेच नहीं कर रहा, वो तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जा रहा है ना, कि अपने ऑफिस में जाएगा उसे यूज़ करेगा, तो वो उसके लिए स्टॉक नहीं है, क्योंकि वो उसका बिजनेस नहीं कर रहा। इसी तरीके से एक है जो गोदरेज है, गोदरेज कंपनी क्या कर रही है, चेयर्स और फर्नीचर्स बना रही है। ठीक है, गोदरेज जो है चेयर और फर्नीचर भी बनाती है, तो उसके लिए क्या है, चेयर और फर्नीचर वो गुड्स हैं, क्योंकि वो उसका बिजनेस है, उसे ट्रेड कर रहा है। लेकिन कोई और जो है जो उसको ट्रेड नहीं करता है, तो वो अपने ऑफिस में यूज़ करने के लिए जा रहा है, लोगों के बैठने के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयज़ के बैठने के लिए जा रहा है, स्टाफ के बैठने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए स्टॉक नहीं है, उसके लिए वो एसेट है। ठीक है, सिमिलरली फॉर स्टेशनरी मर्चेंट, स्टेशनरी इज़ अ गुड्स वेयर इज़ द अदर से इट इज़ एक्सपेंस। ठीक है, तो इसी तरह से स्टेशनरी का भी हो गया। अब एक चीज़ बताइए, जो फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स स्टॉक हैं या एसेट हैं? जो बिल्डर है, जो फ्लैट्स को बेचता है बना के, उसके लिए तो वो स्टॉक है, लेकिन जो खरीद रहा है वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहा, वो अपने लिए खरीद रहा है, रहने के लिए, तो उसके लिए वो एसेट है। ठीक है, तो ये फ़र्क है इनमें। होप क्या वो क्लियर हो गया हो, गुड्स क्या होते हैं और किसके लिए एक ही चीज़, एक के लिए गुड्स हो सकते हैं, दूसरे के लिए गुड्स जरूरी नहीं है कि हो, उसके लिए वो उसका एक्सपेंस या फिर उसकी एसेट हो सकती है। फिर आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होते हैं, जो ऑनर होता है, कंपनी का मालिक जो होता है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा फर्म से उधार ले लेता है या फिर एक फ्रिक्वेंट लेवल पे लेता रहता है, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, जो पर्सनल यूज़ के लिए वो ले लेता है। विड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ऑनर फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ इज़ नोन एज ड्राइंग। ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर। ठीक है, तो जो ड्राइंग्स हैं वो जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर लेता है, वो ड्राइंग्स होती हैं, जो पैसा लेता है, और इससे होता है क्या, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अमाउंट कम हो जाता है। यानी कि 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्टमेंट की और उसमें से 10,000 रुपये उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिए, तो पैसा गया कहाँ, उसकी इन्वेस्टमेंट से ही तो गया, उनकी कैपिटल में से ही तो गया, तो अब उसकी जो कैपिटल रह जाएगी वो 90,000 रह जाएगी, उसमें से वो 10,000 कम हो जाएंगे। अब आता है परचेज़। परचेज़ क्या होता है? परचेज़ कुछ भी मैं परचेज़ करता हूँ अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस वर्क के लिए। जैसे मैं स्टेशनरी खरीदता हूँ, मैंने पीछे से खरीदी और आगे बेची, ठीक है, तो मेरे क्या है, वो परचेज़ है। मैंने गुड्स खरीदे पीछे से और फिर उसका कुछ प्रोसेस किया और फिर उसे बेचा, या फिर कुछ वो खरीद के मैंने कुछ फाइनल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया, वो बेचा। तो जो भी ये कुछ खरीदा जो मेरे बिजनेस का पार्ट है वो परचेज़ कहलाता है। ठीक है, और ये परचेज़ कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है, दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो परचेज़ आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट और कैश फॉर यूज़ और रीसेल। ठीक है, इन ट्रेडिंग कंसर्न परचेज आर मेड ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल विद और विदाउट प्रोसेसिंग। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल आर परचेज्ड, प्रोसेस्ड फर्दर इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड देन सोल्ड।
परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो इसमें जो भी बिजनेस के लिए मैंने परचेज़ किया है, चाहे यूज़ के लिए किया या फिर रीसेल के लिए किया, हमने ख़रीदा और बेचा उसके लिए किया, या फिर फाइनल प्रोडक्ट के लिए ख़रीदा, रॉ मटेरियल परचेज़ किया, वो सब मेरा परचेज़ होता है, जो कुछ भी मैंने ख़रीदा। स्टॉक, अभी हमने पीछे पढ़ा था गुड्स। गुड्स क्या थे? जो मैंने अपने बिजनेस के लिए जो मेरे को रीसेल करना है, उस डील करते हैं जिसमें बिजनेस, वो मेरा गुड्स कहलाता है। लेकिन एक अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने के बाद जो मेरा एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर था, यानी 31 मार्च को जो कुछ भी बच गया मेरा स्टॉक, गुड्स बच गए, उसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो ये वही स्टॉक है। तो जो मेरा बच जाता है एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में, वो मेरा गुड्स कहलाता है। गुड्स में मेरे फिनिश्ड गुड्स भी आते हैं, गुड्स इन प्रोग्रेस भी आता है, ओपनिंग स्टॉक भी आता है, ठीक है। तो ये सारे मेरे स्टॉक के पार्ट होते हैं। स्टॉक इन्वेंट्री इज़ मेजर of something on hand goods, spares and other items in a business। तो इसमें क्या है कि आपके जो हाथ में जो गुड्स पड़े हैं जो बिके नहीं, या स्पेयर्स भी हैं, और ये दूसरी आइटम्स भी पड़ी हैं जो उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती हैं, तो वो सब जो है मेरा स्टॉक कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड स्टॉक इन हैंड, यानी स्टॉक इन हैंड कहते हैं जो मेरे पास हाथ में पड़ा है, जो बिका नहीं एक अकाउंटिंग ईयर के एंड पे। इन द ट्रेडिंग कंसर्न द स्टॉक ऑन हैंड इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स which are lying unsold as at the end of accounting period is called closing stock, ठीक है। तो एक अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने पर जो कुछ भी मटेरियल मेरा जो बिका नहीं, मेरे हाथ में है, मेरी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइज द रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स ऑन हैंड ऑन क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो जो क्लोजिंग डेट पे जो कुछ भी मेरा रॉ मटेरियल है, या आधा बना हुआ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड है, या फिर फिनिश्ड है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो सब मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है। इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक होता है जो बिगनिंग में पड़ा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक इज़ अमाउंट ऑफ स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो जो बिगनिंग में होता है, स्टार्टिंग में, यानी कि 1 अप्रैल को जो होता है, वो मेरा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं भाई? डेटर्स वो होते हैं जिन्हें हमने माल जो है उधार बेचा है, ठीक है। तो उधार बेचा तो ये लायबिलिटी अब किसकी है? और सामने वाले की, जिसने उधार खरीदा, उसकी लायबिलिटी है कि वो मुझे पे करेगा, और मेरी क्या है, वो क्या हो गए? एसेट हो गए, यानी मुझे उससे पैसा लेना है, तो मेरे करंट एसेट में आता है, जो हमने अभी एसेट्स को पढ़ा है, ठीक है। तो एसेट्स आर पर्सन और अदर एंटिटी हु ओन टू द इंटरप्राइज एन अमाउंट ऑफ फॉर बाइंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। The total amount standing against such person or entity on the closing date is shown in the balance sheet as sundry debtors on the asset side, ठीक है। तो sundry debtors क्या है? वो व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई एंटिटी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, जिसने उधार पे मटेरियल लिया या फिर कोई सर्विस ली, और एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि 31 मार्च को जो भी बैलेंस होता है, वो हम डेटर्स में अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्रेडिटर्स इसका उल्टा होता है। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने माल उधार पे लिया है और उनको अभी पे नहीं किया, तो वही अकाउंटिंग ईयर यानी 31 मार्च को जो मेरे को पे करना था, मैंने पे नहीं किया, तो वो मैं अपनी बैलेंस शीट में क्रेडिटर साइड में यानी कि लायबिलिटी साइड में दिखाता हूँ कि कितना मुझे पे करना है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आर पर्सन और अदर एंटिटीज़ हु हैव टू पेड बाय द एंटरप्राइज एन अमाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग एंटरप्राइजेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो जिन्होंने कंपनी को, इंटरप्राइज को उधार पे गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किया और जिन्हें हमें पे करना है, वो क्रेडिटर्स हैं। द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग टू द फेवर ऑफ सच पर्सन एंटिटी ऑन द क्लोजिंग डेट इज शोन इन बैलेंस शीट एज सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑन द लायबिलिटी साइड। तो क्लोजिंग डेट पे जो कुछ भी हमें पे करना है, तो वो हम बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम पे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से जो भी अकाउंटिंग टर्म है जो यूज़ होती हैं, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स हमने यूज़ करनी थी, वो क्लियर हैं। तो इसमें कोई डाउट हो, अकाउंटिंग टर्म्स को समझने में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो समझ में ना आया हो, तो आप बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसे रिप्लाई कर दूँगा, आंसर कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ पढ़ेंगे, जो आप थ्योरीज़ के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये जो पहला चैप्टर था आपका पूरा थ्योरी था, सेकंड चैप्टर है वो भी थ्योरी का रहेगा, थर्ड चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स शुरू होंगे। तो ये
थ्योरीज़ का चैप्टर जो है आपका पहला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, इसमें थ्योरी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं, एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो उनमें देखेंगे। एक बार जब नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप ये जो है ना वीडियोस जितनी भी हैं थ्योरी की चैप्टर 1 की, वो सारी एक बार पढ़ के आइए, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आप उसका साथ साथ आंसर दे सकें, तो आपको इवेल्युएट कर पाएंगे अपने आप को कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा और कितना याद रहा। क्योंकि होता क्या, हम एक थ्योरी की तरह एक बुक की तरफ पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें याद कितना रहा ये पता तब लगेगा जब आप अपना असेसमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपका असेसमेंट होगा तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको खुद को पता लगे आपको कितना आता है और कितना नहीं आता और कितनी दोबारा इम्प्रूवमेंट और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट जरूर करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।